नेक्स्ट टॉपिक क्या है? इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है? जब दो चार्ज बहुत ही स्मॉल डिस्टेंस पर सेपरेट होते हैं एक दूसरे से, जब दो चार्ज इक्वल और अपोजिट साइन के बहुत स्मॉल डिस्टेंस पर सेपरेट होते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब इलेक्ट्रिक डाइपोल अगर कहें तो फिजिकली तरीके से, वैसे अगर हम कहेंगे दो चार्ज है, बहुत छोटी डिस्टेंस है, छोटी तो कोई भी हो सकती है डिस्टेंस। अब एक्चुअली में क्या है, वहां एक मॉलिक्यूल के द्वारा समझो। जैसे HCl एक मॉलिक्यूल है हमारा, HCl। तो हाइड्रोजन जो है वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम है और क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। इनके बीच में जो कोवलेंट बॉन्ड है उसकी इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन की काफी ज्यादा होने के कारण ये क्लोरीन इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करके रखता है। शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करके रखता है। तो जब अट्रैक्ट करेगा तो नेगेटिव चार्ज इधर खिसक जाएगा, तो इस पर क्या आ जाएगा? थोड़ा सा नेगेटिव, और उतना ही इस पर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव। तो H और Cl के बीच में जो डिस्टेंस है वो तो बहुत ज्यादा कम है ना, माइक्रोस्कोपिक के लिए काफी ज्यादा कम है। अब इस कंडीशन में जब चार्जेस होते हैं तब इनको बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। इतनी कम डिस्टेंस होती है इनकी एक्चुअली में, ठीक है। तो अगर इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से हम किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वगैरह देखते हैं, चेक करते हैं, तो उस पॉइंट की जो डिस्टेंस है डाइपोल से वो काफी ज्यादा होती है इन कंपेरेटिव टू द डिस्टेंस बिटवीन दीज चार्जेस। इसीलिए उसके कंपैरिजन में इसकी डिस्टेंस को क्या कर देते हैं हम? इग्नोर। क्लियर है? तो ये इलेक्ट्रिक डाइपोल जो हमारा है ये होता है कि जब दो इक्वल और अपोजिट चार्जेस सेपरेट होते हैं बाय ए वेरी स्मॉल डिस्टेंस, दैट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल। जैसे कि HCl में हो रहा है, यानी कि हमारे पास एक तरफ क्या होगा? प्लस क्यू चार्ज, दूसरी तरफ क्या होगा? माइनस क्यू चार्ज। और ये दोनों चार्ज एक पर्टिकुलर डिस्टेंस से, जो कि बहुत छोटी डिस्टेंस है, उससे सेपरेट होते हैं। और ये जो दोनों के बीच की सेपरेटेड डिस्टेंस है इसको क्या बोलते हैं हम? कितना मानते हैं इस डिस्टेंस को? 2a। अब ये डिस्टेंस हमने 2a क्यों ली? a क्यों नहीं ली? क्योंकि जो इसके डेरिवेशंस होंगे, इसके डेरिवेशंस के अंदर जो डिस्टेंस का यूज हो रहा होगा उसमें केवल इसकी हाफ डिस्टेंस की ही रिक्वायरमेंट होगी। तो अगर मैं इस डिस्टेंस को a कंसीडर करूंगा तो हाफ डिस्टेंस कितनी आएगी? a/2। तो बेहतर क्या है कि मैं इस पूरी डिस्टेंस को क्या कंसीडर करूं? 2a। बस हमने कंसीडर किया है, कुछ भी कर सकते हैं। तो ये डिस्टेंस मैंने मान ली कितनी है? 2a है। तो ये हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल हो गया, ठीक है। अब डाइपोल, हर एक डाइपोल का क्या होता है? डाइपोल मूवमेंट। एक तरीके से मान लो कि डाइपोल को शो करने का तरीका क्या है कि आप उसके डाइपोल मूवमेंट को शो करो। तो डाइपोल मूवमेंट के बारे में हम समझेंगे, ठीक है। तो ये दो चार्ज है, जिस तरीके से ये इलेक्ट्रिक डाइपोल फॉर्मेशन कर रही हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव में से निकल रही हैं और नेगेटिव में एंटर हो रही हैं, है ना। तो इस तरीके से अब देखो इसकी लाइंस तो इसके चारों तरफ हर जगह है ना, और जहां जहां इसकी लाइंस है वहां वहां क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा। इसलिए निकालते हैं कि एक्सियल पर कितना होगा, इक्वेटोरियल पर कितना होगा, क्योंकि लाइंस सब जगह हैं। नेक्स्ट, अब डाइपोल की क्या होती है बेटे? इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, जिसको शो करते हैं कैपिटल P वेक्टर से, क्योंकि डायरेक्शन है इसकी। तो अगर हमारा डाइपोल है प्लस क्यू माइनस क्यू, तो ये डाइपोल है, ठीक है। तो इस डाइपोल का एक डाइपोल मूवमेंट होगा और उसका डायरेक्शन क्या होगा? नेगेटिव टू पॉजिटिव। ये डाइपोल मूवमेंट कैसे होगा? नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होगा, जिसको शो करेंगे किससे? P वेक्टर से। अब वैल्यू क्या होगी? तो एक तरीके से किसी डाइपोल का जो डाइपोल मूवमेंट होता है वो एक्चुअली उस डाइपोल की स्ट्रेंथ है। डाइपोल कितना स्ट्रॉन्ग डाइपोल है, तो कैसे पता चलेगा? उसके डाइपोल मूवमेंट से पता चलेगा। तो डाइपोल मूवमेंट में इसका स्ट्रेंथ है कहाँ भाई? इसके चार्ज और बीच के सेपरेशन। तो डाइपोल मूवमेंट का फॉर्मूला है Q, यानी कि कोई भी एक चार्ज मल्टीप्लाई बाई दोनों चार्ज के बीच का जो डिस्टेंस है 2a। तो डाइपोल मूवमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ एनी चार्ज ऑफ द डाइपोल एंड द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस, ठीक है। तो डाइपोल मूवमेंट का डेफिनेशन है द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज, कोई भी एक चार्ज, एंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, दैट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल
मूवमेंट। अब जो इसका स्ट्रेंथ है इलेक्ट्रिक डाइपोल का वो किससे मेजर होता है, उसके डाइपोल मूवमेंट से। जितना डाइपोल का स्ट्रेंथ क्या है, कितना स्ट्रॉन्ग डाइपोल है, उससे शो होगा। किससे शो होगा, डाइपोल मूवमेंट से शो होगा। दूसरा डाइपोल मूवमेंट क्या है, एक तरह से वेक्टर है। वेक्टर है, इसका डायरेक्शन क्या होगा, हमेशा नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ। अब हमें निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस डाइपोल की वजह से। इसकी एक्सियल लाइन पर कितनी होगी, इक्वेटोरियल लाइन पर कितनी होगी, और किसी जनरल पॉइंट पर कितनी होगी। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एक्सियल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल के एक्सियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी। तो यहाँ तक और यहाँ से बाद में भी कुछ डेरिवेशन तक हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालते हैं और उसका फॉर्मूला क्या यूज करते हैं, के क्यू बाई आर स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसी एक चार्ज की होती है ना, किसी भी पॉइंट पर, और उस पॉइंट पर एक तरीके से क्या होती है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की, उस पॉइंट पर कितना इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस किया जा रहा है टेस्ट चार्ज के द्वारा। और टेस्ट चार्ज हमारा कितना होता है, +1 कूलम। तो किसी एक चार्ज की होती है, इसलिए इसका फॉर्मूला क्या है, के क्यू बाई आर स्क्वायर, उसी से निकालते हैं। ठीक है, तो एक्सियल लाइन पर इलेक्ट्रिक डाइपोल का, उसके एक्सियल लाइन पर क्या निकालनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। तो एक डाइपोल फॉर्म करते हैं। सपोज इधर है -q चार्ज और इस साइड है +q चार्ज, और ये है इसकी एक्सियल लाइन। अब इस एक्सियल लाइन के सपोज इस पॉइंट पर हम निकालना चाहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इसका डाइपोल मूवमेंट किधर है, नेगेटिव टू पॉजिटिव, ये डायरेक्शन है डाइपोल मूवमेंट की। अब इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है, तो हम चेक करेंगे कि इसके आसपास, इस पॉइंट के आसपास जो डाइपोल हमारा है उसमें कितने चार्ज हैं, 2 चार्ज हैं। 2 चार्ज हैं, कितने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होंगे, 2 होंगे। तो माइनस की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किस डायरेक्शन में होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करना है। दैट मीन्स आप यहाँ क्या मानोगे, टेस्ट चार्ज +1 कूलम। तो चेक करो कि माइनस का जो चार्ज है इस प्लस के कूलम के चार्ज वो क्या कर रहा है, अट्रैक्ट की रिपेल, अट्रैक्ट। तो इसकी वजह से यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा उसका डायरेक्शन क्या होगा, अंदर की तरफ होगा, एंड दैट इज E1 वेक्टर। ऐसा मान लो ये E1 वेक्टर होगा इधर की तरफ। ठीक है, फिर ये प्लस के चार्ज की वजह से भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा। अब प्लस का चार्ज, प्लस के चार्ज को यहाँ पे जो रखा है टेस्ट चार्ज, उसको क्या करेगा, रिपेल करेगा। उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किधर होगी, बाहर की तरफ, दैट विल बी E2। अब 2 वेक्टर हमारे पास हैं, दोनों की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट। इन दोनों को सोल्व करना है। भाई डाइपोल के 2 चार्ज हैं, दोनों चार्ज की वजह से 2 इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटियां हैं। हमें पूरे डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है। क्या करोगे, दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को सोल्व कर दो। और 2 वेक्टर्स अगर अपोजिट डायरेक्शन में है, उन्हें सोल्व करना है, तो तरीका क्या है कि जो लार्ज क्वांटिटी में है उसमें से कम क्वांटिटी वाले जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है उसे घटा दो। अगर अपोजिट है, सेम डायरेक्शन में है, तो दोनों को ऐड कर दो। तो लार्ज क्वांटिटी किसकी है, E2 की या E1 की। अब चार्ज क्लोज कौन सा है, प्लस का। तो प्लस का चार्ज क्लोज है, तो प्लस की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा वो ज्यादा होगा। तो E2 की वैल्यू क्या है, ज्यादा है, E1 की वैल्यू क्या है, कम। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा आएगा, E2 माइनस E1। अब जब इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहाँ निकाल रहे होंगे, चलो देखते हैं, पहले यहाँ तक समझते हैं कि कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल कंसिस्टिंग ऑफ चार्ज +q -q सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस ऑफ 2a आर प्लेस्ड इन वैक्यूम, लेट p इज ए पॉइंट। ये जो पॉइंट है जहाँ पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने, इस पॉइंट को क्या कहा इसने, p। ठीक है, p इज ए पॉइंट ऑन एक्सियल लाइन एट ए डिस्टेंस r फ्रॉम द सेंटर o। तो सेंटर o, इस सेंटर से, इस o सेंटर से ये जो P पॉइंट है जहां इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल रहे हैं, इसकी डिस्टेंस कितनी है, R है। अगर ये सेंटर O है बेटे, तो इस O से इस चार्ज तक की दूरी, ये डिस्टेंस कितनी है, A, क्योंकि ये पूरी डिस्टेंस कितनी होती है, 2a। तो ये डिस्टेंस भी कितनी है, A। यहाँ तक समझ आ गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है। तो हमें पता है कि जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा, या हम कहें जो एक्सियल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा, वो कैसे निकलेगा, E2 माइनस E1। इन दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को माइनस करके आ जाएगा, लार्ज में से
लेस क्वांटिटी को सब्ट्रैक्ट कर दो। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो E2 है इसका फॉर्मूला क्या होगा? E2 किसकी वजह से है? इस प्लस के चार्ज की वजह से। तो प्लस के चार्ज की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा? जबकि इसका फॉर्मूला क्या है? KQ/R²। के क्यू की वैल्यू यहाँ है, डिवाइड बाई आर यानी कि डिस्टेंस, चार्ज से इस पॉइंट के बीच की डिस्टेंस। तो ये डिस्टेंस पूछ रहा है, ये डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करनी है। तो ये डिस्टेंस कैसे करोगे? कितनी है डिस्टेंस? ये यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस। तो इस ये कंप्लीट आर में से ए घटा दो, तो कितनी आई है? R माइनस ए। अब जब इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल रहे होंगे तो ये डिस्टेंस की जरूरत पड़ेगी। तो ये डिस्टेंस कितनी है कि R में ए ऐड कर दो, R प्लस ए। तो इस चार्ज का यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बताओ कितना होगा? KQ डिवाइड बाई R माइनस ए का स्क्वायर, KQ/R² यानी कि डिस्टेंस का स्क्वायर, माइनस E1 का फॉर्मूला क्या होगा? KQ डिवाइड बाई R प्लस ए का स्क्वायर। अब इसको सोल्व आउट करते रहेंगे, लास्ट में आंसर आ जाएगा। क्योंकि हम डाइपोल का डेरिवेशन कर रहे हैं तो ध्यान रखेंगे कि डाइपोल के हर डेरिवेशन में P की वैल्यू को यानी कि डाइपोल मोमेंट की वैल्यू को इंट्रोड्यूस कराना क्या है? जरूरी है। और डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है? Q इंटू में 2A। तो जहां भी हमें Q इंटू 2A नजर आएगा तो वहां पे हम किसकी वैल्यू रख देंगे? P की वैल्यू रख देंगे। ठीक है, तो अब इसे सोल्व करते हैं। तो E एक्सियल इज इक्वल टू, इन दोनों में कॉमन क्या है? KQ कॉमन आ गया, 1 बाई R माइनस ए का स्क्वायर माइनस 1 बाई R प्लस ए का स्क्वायर। फिर E एक्सियल इज इक्वल टू KQ, एलसीएम कितना आ गया? R माइनस ए का स्क्वायर R प्लस ए का स्क्वायर। यहाँ कितना आएगा? R प्लस ए का स्क्वायर माइनस R माइनस ए स्क्वायर। अब E एक्सियल इज इक्वल टू KQ, अब इसे सोल्व करोगे बेटे तो यहाँ कितना आ जाएगा? 4AR डिवाइड बाई, अब इस एक इसको मान लो x और इसको y, तो एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ? XY का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा तुम्हारा R माइनस ए, R प्लस ए और इसका होल स्क्वायर। ठीक है, अब E एक्सियल इज इक्वल टू KQ इंटू यहाँ क्या बचा? 4AR डिवाइड बाई, यहाँ आइडेंटिटी यूज होगी, R माइनस ए R प्लस ए, क्या हो जाएगा? R स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो R स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब इसमें जरा ध्यान दो कि हमें क्या करना है? P की वैल्यू को इंट्रोड्यूस कराना। और P की वैल्यू क्या होती है? Q इंटू 2A। तो Q यहाँ है लेकिन 4A है। अब 4A को मैं डिवाइड करता हूँ 2 इंटू 2A लिख दूँ इसे। ठीक है, तो ये किसको क्या लिख सकता हूँ? KQ 2 इंटू में 2AR डिवाइड बाई R स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब Q और ये कितना है? 2A, इसकी जगह क्या आ जाएगा? P। तो E एक्सियल हमारा कितना होगा? 2AP R डिवाइड बाई R स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब जरा डाइपोल के बारे में ध्यान से देखो। हमने क्या बताया था कि डाइपोल में बीच की डिस्टेंस क्या होती है? दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस क्या होता है? लगभग 0, बहुत ज्यादा कम। और जितनी दूरी पर हम डाइपोल की स्ट्रेंथ पूछते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पूछते हैं, उसकी रेस्पेक्ट में तो काफी ज्यादा कम होता है। यानी कि R की रेस्पेक्ट में A की वैल्यू क्या है? काफी ज्यादा कम है, नेग्लिजिबल है। तो हम ए स्क्वायर को क्या कर सकते हैं? नेगलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां लिखेंगे एज डाइपोल इज आइडियल। डाइपोल कैसा है? आइडियल है। देयरफॉर R स्क्वायर इज वेरी ग्रेट क्वांटिटी इन रिस्पेक्ट टू ए स्क्वायर, सो ए स्क्वायर कैन बी नेगलेक्टेड। इसलिए इसको नेगलेक्ट कर सकते हैं। नेगलेक्ट करेंगे तो E एक्सियल का वैल्यू फिर क्या होगा? तो ये वैल्यू होगा 2K
पी आर डिवाइड बाई, अब इसको नेगलेक्ट कर दिया तो ये बचा आर स्क्वायर का स्क्वायर, तो कितना हो गया आर की पावर 4। अब यहाँ आर की पावर 1 है, यहाँ 4 है, तो ऊपर 1 नीचे आएगा तो कितना हो जाएगा -1। तो ये कितना बचेगा, ये बचेगा ई एक्सियल दैट इज इक्वल टू 2kp डिवाइड बाई आर क्यूब एंड दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एक्सियल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। इसमें एक बात जो हमें ध्यान रखनी है वो ये है कि जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है उसका डायरेक्शन क्या आया, ई एक्सियल का डायरेक्शन क्या आया है, ये E2 की तरफ, क्योंकि E2 क्या थी, लार्ज क्वांटिटी थी और E1 स्मॉल थी, तो ई एक्सियल का डायरेक्शन ये है और डाइपोल मूवमेंट का डायरेक्शन भी क्या है, यही है। तो एक्सियल लाइन पर जब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी देखते हैं तो एक्सियल लाइन पर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन और डाइपोल मूवमेंट का डायरेक्शन हमेशा क्या होता है, सेम। ठीक है, तो यहां लिखेंगे द डायरेक्शन ऑफ ई एक्सियल एंड डाइपोल मूवमेंट आर, एक्सियल का डायरेक्शन, एक्सियल इंटेंसिटी का डायरेक्शन और डाइपोल मूवमेंट का डायरेक्शन हमेशा क्या होता है, सेम। ये पॉइंट क्लियर। नेक्स्ट, अब डाइपोल मूवमेंट जो हमारा है उस डाइपोल की वजह से, उस डाइपोल मूवमेंट की वजह से उसके इक्वेटोरियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना होगा वो निकालना है। अब इक्वेटोरियल पॉइंट क्या होता है, किसी भी लाइन पर आप परपेंडिकुलर बाइसेक्टर प्लेन बना दो या परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन खींच दो तो वही परपेंडिकुलर बाइसेक्टर उसका क्या होता है, इक्वेटोरियल लाइन। तो उस इक्वेटोरियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू पूछ रहा है। तरीका क्या है, अब भी सेम है। डाइपोल के कितने चार्ज हैं, 2 चार्ज हैं, दोनों चार्जेस की वजह से क्या निकालना है, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितने आएंगे, 2 आएंगे, क्योंकि हर चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 1 होगा। 2 चार्ज हैं तो 2 इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होंगे, दोनों को सोल्व करो आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो 2 डाइपोल हमारे हैं, एक है -q और दूसरा क्या है, +q। के बीच का सेपरेटेड डिस्टेंस कितना है, 2a, यानी कि ये डिस्टेंस हमारी है a और ये डिस्टेंस भी हमारी कितनी है, a। अब इसका इक्वेटोरियल लाइन जो होगा वो ये होगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन। अब इस लाइन पर किसी P पॉइंट पर पूछ रहा है, सपोज ये कोई P पॉइंट है। अब इस P पॉइंट पर हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। 2 चार्ज हैं, 2 इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होंगी। अब माइनस की वजह से कैसा होगा, माइनस की वजह से कैसा होगा, अंदर की तरफ, प्लस की वजह से कैसा होगा, बाहर की तरफ। अब वैल्यूज कैसे फाइंड आउट करेंगे वो देखते हैं। तो मान लो कि ये अगर इसकी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन है तो ये साइड और ये साइड तो किसी भी एक पॉइंट से आप ड्रॉ करोगे हमेशा क्या होंगे, इक्वल। तो ये डिस्टेंस हमने कितनी मान ली, x, तो ये डिस्टेंस भी कितनी होगी, x होगी। अब ये आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएगा, तो 2 इक्वल साइड हैं तो अपोजिट एंगल्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। सेंटर से, डाइपोल के सेंटर को हमने क्या माना था, O। सेंटर से जिस P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल रहे हैं वहां तक की डिस्टेंस कितनी होगी, R होगी। क्लियर है। अब इस पॉइंट पर 2 इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, एक अंदर की तरफ है और एक बाहर की तरफ। जो अंदर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है उसका फॉर्मूला क्या होगा, तो उसे हम क्या कहेंगे, सपोज इसको हमने कहा E1, तो इस E1 का फॉर्मूला बताओ बेटे क्या होगा, KQ डिवाइड बाई डिस्टेंस कितनी है, x का स्क्वायर। इसको हमने क्या मानना है, E2। अब E2 का फॉर्मूला क्या होगा, KQ डिवाइड बाई डिस्टेंस क्या है, सेम है, अपॉन में x स्क्वायर। दोनों वैल्यूज क्या है, सेम। तो मैं ये कहूंगा कि जो हमारा E2 है उसका मैग्नीट्यूड भी सेम है E, और E1 का मैग्नीट्यूड भी क्या है, E। तो 2 इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे हैं, दोनों चार्ज की वजह से इस पॉइंट पर 2 इलेक्ट्रिक फील्ड आए, दोनों के मैग्नीट्यूड क्या है, KQ बाई x स्क्वायर, KQ बाई, दोनों के मैग्नीट्यूड सेम है। तो हमने इसको भी E कह दिया, इसको भी E कह दिया। डायरेक्शन अलग है, एक की डायरेक्शन ये है, एक की डायरेक्शन ये है। अब फिर वेक्टर का जो मैंने डेरिवेशन के तरीके सिखाए थे उसमें क्या बताया था कि अगर 2 वेक्टर्स के बीच में कोई पर्टिकुलर एंगल है, 0 या 180 एंगल नहीं है, कोई और पर्टिकुलर कोई एंगल है, ठीक है, और उनके बीच के एंगल की वैल्यू भी हमें नहीं पता हो, तो हम क्या करते हैं वैसी कंडीशन में,
रिजोल्यूशन करते हैं तभी आंसर आता है। तो दोनों वेक्टर्स का हमें क्या करना है, रेजोल्यूशन। तो जो ये वाला जो ई है जो अंदर की तरफ है, अब इसका रेजोल्यूशन करोगे आप एक्स और वाई एक्सिस पे, तो इस तरफ आएगा एक वेक्टर दो और एक अंदर की तरफ आएगा, इसे बीच में रखना होता है हमें, ये वेक्टर को बिल्कुल बीच में रखना ई को, इसको। तो अब इन दोनों को जो हमने रिजोल्यूशन किया है, इस वेक्टर का रिजोल्यूशन किया है इधर और इधर, तो इन दोनों में थीटा एंगल कौन सा है, एंगल थीटा, ये थीटा है, इन दोनों में से कौन सा एंगल थीटा फॉर्म होगा, क्योंकि थीटा के साइड में जब रिजोल्यूशन करोगे तो थीटा के साइड में क्या होगा, कोस, और बिना थीटा वाला वो क्या होगा, साइन। तो इन दोनों में से कौन सा एंगल थीटा है, अगर ये और ये थीटा है तो यहाँ जेड फॉर्म हो रहा है, तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल ये क्या होगा, थीटा। और ये थीटा है, तो जब इस वेक्टर का रिजोल्यूशन किया है इधर और इधर, तो ये कितना होगा हमारा फिर, ई कोस थीटा, और ये क्या आ जाएगा नीचे की तरफ, ये क्या आ जाएगा, ई साइन थीटा। क्लियर है। अब इस वेक्टर का रिजोल्यूशन करोगे, इस वेक्टर का रिजोल्यूशन किधर होगा, इसका रिजोल्यूशन किधर होगा, इस तरफ और इस तरफ। अब इन दोनों में से थीटा कौन सा है एंगल, इन दोनों इनमें से थीटा देखोगे तो क्या है, लाइन है, ये एक लाइन है, ये लाइन इसको बाइसेक्ट कर रही है, ऐसे काट रही है, तो ये एंगल और ये एंगल दोनों क्या होंगे, सेम होंगे। तो ये एंगल क्या होगा फिर, थीटा। अगर ये थीटा है तो इधर वाला एंगल क्या होगा, इधर वाला कंपोनेंट क्या होगा, ई कोस थीटा, और ये कंपोनेंट कितना होगा, ई साइन थीटा। अब हमारे पास टोटल दो वेक्टर्स थे ई, जिनके हमने रिजोल्यूशन किए, दो के चार हो गए, कोस कोस दोनों, उसका भी कोस साइन, ठीक है। तो अब कोस और कोस दोनों के क्या है, सेम डायरेक्शन में है, और साइन दोनों के क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में है। तो साइन से साइन कंपोनेंट क्या होंगे, कैंसिल आउट, और कोस से कोस कंपोनेंट ऐड हो जाएंगे। बात आई समझ में। तो इस तरीके से जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहाँ पे होगा वो होगा ई कोस थीटा प्लस ई कोस थीटा, डेट मीन्स 2E कोस थीटा। एक बार और समझेंगे डायग्राम को ध्यान से, ठीक है। फिर दोबारा देखो, हमारे पास दो चार्ज हैं, हमने इधर पहले माइनस लिया था, इस बार इधर क्या लेंगे, प्लस। दोनों से आंसर आएगा, कैसे भी कर लो आप। तो इधर हमने कंसीडर किया प्लस क्यू, और इधर हमने कंसीडर किया माइनस क्यू। ये सेंटर पॉइंट, यहां से यहां तक की डिस्टेंस ए, ये डिस्टेंस ए और ये डिस्टेंस भी ए, ये इसका इक्वेटोरियल लाइन, दिस लाइन इज द इक्वेटोरियल लाइन। सपोज इस पॉइंट पर, ये पॉइंट हमारा P है, और इस P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करना है। तो इक्वेटोरियल लाइन क्या होती है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन होती है। जिस पॉइंट से इस इक्वेटोरियल लाइन के किसी भी पॉइंट से हम दो लाइन अगर इधर इधर खींचते हैं, तो दोनों की डिस्टेंस क्या होगी, हमेशा सेम होगी। तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस क्या रहेंगी, सेम। सपोज ये डिस्टेंस x है, तो ये भी क्या होगी, x होगी, ठीक है। चलो अब इस ये डिस्टेंस यहाँ पे P पॉइंट से सेंटर तक की डिस्टेंस को क्या कहते हैं, r। अब मैं कहूं कि इस x की वैल्यू बताओ, तो x की वैल्यू क्या होगी, √r² प्लस a²। सिंपल है, क्योंकि ये हाइपोटेनस है, तो ये बेस हो गया है परपेंडिकुलर, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर क्या होगा, कि बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, और इसकी हाइपोटेनस की वैल्यू रूट लगा दो, तो x की वैल्यू r² प्लस a²। अब दो चार्ज यहाँ है प्लस और माइनस का, ये x है ये भी x है, ठीक है। तो अब दो चार्जेज हैं, इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसा होगा, बाहर की तरफ। इसे हमने कहा कि ये होगा E1, और E1 मतलब कितना होगा, फॉर्मूला क्या है, KQ/r²। तो KQ/r कितना है, x, तो x का स्क्वायर हो। क्लियर। इस चार्ज की वजह से कैसा होगा, अंदर की तरफ, इसे हम क्या कहेंगे, E2। इसकी वैल्यू कितनी होगी, KQ/x²। चार्ज भी सेम है, डिस्टेंस भी क्या है, सेम है। अब ये जो E1 है, ये जो E2 है, दोनों की वैल्यू सेम आई है, तो हम इसको भी E कहेंगे और इसे भी क्या कहेंगे, दोनों की वैल्यूज क्या है, सेम। तो मैग्नीट्यूड भी क्या हमने क्या मान लिया, सेम। दोनों E1 E2 ना कह के E1 E और E कह दिया।
अब दो वेक्टर हमारे पास हैं, एक ई वेक्टर है इधर की तरफ, एक ई वेक्टर है इधर की तरफ, और दोनों के बीच में एक एंगल है जिसकी वैल्यू हमें नहीं पता। हम क्या करें? रेजोल्यूशन। तो रेजोल्यूशन, इस वेक्टर का रेजोल्यूशन करोगे तो इधर और इधर दो वेक्टर्स आ जाएंगे। इन दोनों में से अगर मैं कहूँ ये एंगल थीटा है, ये भी थीटा है, क्योंकि इक्वल साइड थी जिसके इक्वल अपोजिट एंगल होंगे, तो इन दोनों में से फिर थीटा कौन सा होगा? ये होगा। अगर ये एंगल थीटा है, इधर ई था, तो इधर कितना आ जाएगा बेटे? ई कोस थीटा, और इस साइड क्या आ जाएगा? ई साइन थीटा। ये थीटा, ये ई साइन थीटा। इसका रेजोल्यूशन हो गया। अब इसका रेजोल्यूशन करना है, फिर वो होगा इधर एक्स पर और वाई पर। तो एक वेक्टर इसका इधर आ जाएगा और दूसरा रेजोल्यूशन करेंगे तो इधर आ जाएगा। अब इन दोनों में से एंगल थीटा देखना है, चूज करना है कौन सा है। तो यहाँ जेड फॉर्म हो रहा है, तो ये एंगल थीटा होगा, तो इन दोनों में से ये कोस बनेगा और ये साइन। तो इधर आ जाएगा ई कोस थीटा और इधर आ जाएगा ई साइन थीटा। अब हमारे जो दो ई थे उनके चार हो गए, दो साइन कंपोनेंट आए, दो कोस। अब इन चारों को आप ऐड करके देखो, एक ई साइन, एक ई साइन, ये इक्वल अपोजिट है, क्या होंगे? कैंसल आउट। ई कोस दोनों की डायरेक्शन सेम है, क्या होंगे? ऐड होंगे। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होगा दोनों चार्जेस की वजह से, वो कितना होगा? 2e कोस थीटा। दोनों को ऐड कर दो, दो तो कट ही गए, चार थे, चार में से दो कैंसिल हो गए, दो ऐड हो गए। तो फिर वही है कि जो ई इक्विटोरियल होगा ये हमारा होगा 2e कोस थीटा। अब इसकी वैल्यू को आप सिंपली मैथमेटिकल तरीके से सोल्व आउट करोगे तो आंसर आ जाएगा। अब कैसे करोगे? तो ई इक्विटोरियल दैट इज इक्वल टू 2e का वैल्यू क्या आया था बेटे? के क्यू बाई एक्स स्क्वायर। और कोस थीटा की वैल्यू कहां से मिलेगी? इस ट्रायंगल से या इस ट्रायंगल से, किसी भी ट्रायंगल से ले लो। कोस थीटा क्या होता है? बेस बाई हाइपोटेनस। ये कोस थीटा है, बेस क्या है इसका? ए। हाइपोटेनस कितना है? एक्स। तो कोस थीटा की जगह क्या रखूं? ए बाई एक्स। अब क्या फॉर्मेशन हो गया कि ई इक्विटोरियल दैट इज इक्वल टू, अब क्यू इंटू 2e मिल गया ना मैं स्टार्टिंग में, तो इसकी जगह हमें क्या रखना है? पी। तो यहां रखेंगे के, ये हो गया पी डिवाइड बाई एक्स क्यूब, और एक्स का वैल्यू ये है आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का रूट, तो यहां रख दो। तो ई इक्विटोरियल दैट इज इक्वल टू के पी डिवाइड बाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का रूट, और इसका क्या है? क्यूब। अब स्क्वायर रूट आप ओपन करोगे तो स्क्वायर रूट का वैल्यू क्या होता है? 1/2, पावर में 1/2। तो इसका वैल्यू, रूट का वैल्यू 1/2 और बाहर 3 है, तो कितना हो जाएगा? 3/2। तो ई इक्विटोरियल जो है ये हमारा हो जाएगा के पी डिवाइड बाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। अब चलो, अब इसमें इससे ज्यादा तो कुछ है ही नहीं। अब क्या करना है? ए स्क्वायर को नेग्लेक्ट करना है, क्योंकि हमारा डाइपोल कैसा है? आइडियल, जिसके हिसाब से ए आर स्क्वायर की वैल्यू ए स्क्वायर से क्या होगी? काफी ज्यादा होगी। ए स्क्वायर को नेग्लेक्ट कर देंगे। एज द डाइपोल इज आइडियल, डाइपोल कैसा है? आइडियल, एंड आर स्क्वायर is very greater than a square, therefore a square can be neglected। तो नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो ई इक्विटोरियल हमारा कितना होगा? ये होगा के पी डिवाइड बाई, ये नेग्लेक्ट हो गया, आर स्क्वायर की पावर कितनी है? 3/2। अब 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो आंसर कितना आया? के पी बाई आर क्यूब। एक्सियल का आंसर कितना आया था? 2kp बाई आर क्यूब। यानी कि इक्विटोरियल पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता है वो एक्सियल की कंपैरिजन में कितना होता है? हाफ होता है। हाफ है ना, कि एक्सियल का इक्विटोरियल की तुलना में कितना होगा? डबल होगा। तो एक्सियल का डबल होगा। क्लियर है? तो ये हो गया। अब इसका एक चीज बताओ डायरेक्शन के बारे में। डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या होगा? नेगेटिव टू पॉजिटिव। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन क्या आई है? अब कोस कंपोनेंट इधर की तरफ है,
तो ई इक्विटोरियल की डायरेक्शन क्या है, ये है। तो ई इक्विटोरियल की जो डायरेक्शन है वो डाइपोल मोमेंट की कैसे है, पैरेलल एंड अपोजिट। ठीक है, तो यहां लिखेंगे, द डायरेक्शन ऑफ ई इक्विटोरियल एंड डाइपोल मोमेंट पी वेक्टर आर पैरेलल एंड अपोजिट, पैरेलल एंड अपोजिट। इनकी जो डायरेक्शन है वो पैरेलल होगी और अपोजिट होगी। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट जनरल पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। अगर हमारे पास कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल है और उसके जनरल पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करना है, तब क्या करें? तो फिर वही है कि जनरल पॉइंट तो किसी भी एंगल पर हो सकता है। एक्सियल जो पॉइंट था वो डाइपोल के कितने एंगल पर था, 0 डिग्री पर, सामने की तरफ ही कहीं ना कहीं इधर या इधर होगा। इक्विटोरियल पर जो पॉइंट था वो कितने एंगल पर था, 90 डिग्री पर। जनरल पॉइंट मतलब क्या है कि अगर जरूरी है कि हमें डाइपोल के 0 डिग्री या 90 डिग्री पर ही पूछे हो, और पूछ सकता है 15 डिग्री में, बताओ डाइपोल मोमेंट से 15 डिग्री पे कोई पॉइंट है, कितनी दूरी पर है, पर्टिकुलर आर दूरी पर है, बताओ वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना होगा, या 20 डिग्री पर कितना होगा। तो जनरल पॉइंट पर क्या होगा उसको कैसे निकालें। लेकिन जब हमें प्रोसेस जो हमें पता है वो केवल किसका पता है, एक्सियल का और इक्विटोरियल का। वैसी कंडीशन में भी हम क्या करेंगे, रेजोल्यूशन। अब कैसे करेंगे देखो, सबसे पहले डाइपोल कंसीडर करते हैं ना, कि हमारे पास क्या है, एक डाइपोल है जिसका डाइपोल मोमेंट कितना है, P है। ये कोई डाइपोल है जिसका डाइपोल मोमेंट P है। अब इस डाइपोल से थीटा डिग्री पर इस पॉइंट पर थीटा डिग्री पर यहां पे कोई पॉइंट है, यहां हमें ये कोई P पॉइंट है, इस P पॉइंट पर हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। कितने डिग्री पर है बेटे, थीटा डिग्री पर। तो इस डाइपोल की वजह से इस पॉइंट पर निकालना है, जबकि ये पॉइंट ना तो एक्सियल लाइन पर है ना ही इक्विटोरियल लाइन पर है। तो हम क्या करें, अगर मैं इस डाइपोल का रिजोल्यूशन करा दूं, पूरे डाइपोल का ही रिजोल्यूशन करा दूं, क्योंकि डाइपोल का भी डाइपोल मोमेंट है, डाइपोल मोमेंट क्या है, वेक्टर, और वेक्टर है तो क्या करा सकते हैं, रेजोल्यूशन। तो इसका मैं रिजोल्यूशन कराऊं तो कैसे होगा, इस साइड क्या आ जाएगा, ये P डाइपोल मोमेंट है तो इस साइड क्या आ जाएगा, P कोस थीटा, और इस साइड फिर दूसरी साइड क्या आ जाएगा यहाँ पे, P। तो अब इस डाइपोल के एक्चुअली में रिजोल्यूशन करके 2 डाइपोल बना लिए। अब मुझे इन दोनों डाइपोल की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है। इन दोनों रिजोल्यूटिंग कंपोनेंट्स की वजह से जितना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहाँ होगा वही एक्चुअली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस डाइपोल की वजह से होगा। तो इस डाइपोल को अगर मैं कंसीडर करूं तो इस डाइपोल को देखते हुए ये पॉइंट इस डाइपोल के कैसी स्थिति में है, एक्सियल लाइन पे है। ये पॉइंट इस डाइपोल को देखते हुए कैसी स्थिति में है, इक्विटोरियल पॉइंट पे है। तो यहाँ पे एक्सियल का फॉर्मूला यूज करो और यहाँ इक्विटोरियल का करो, तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इसकी वजह से आ जाएगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इसकी वजह से आ जाएगा। दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का टोटल कर लो और फिर हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, तो ये डाइपोल को अगर मैं कंसीडर करता हूं तो ये पॉइंट इसके एक्सियल लाइन पे है। तो बताओ इसकी वजह से यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किधर होगा, तो हमने क्या बताया था, एक्सियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का और डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या होता है, सेम। तो इसका डाइपोल मोमेंट इधर की तरफ है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी इसकी वजह से कैसा होगा, इसी साइड होगा। तो हम यहाँ लिखेंगे ये कितना क्या आया हमारा, ई एक्सियल। कितना आएगा, फॉर्मूला क्या है ई एक्सियल का, 2kp/r³। लेकिन यहाँ p नहीं है, p की जगह कौन सा क्या है, p कोस थीटा है। तो बस यही चेंज आएगा कि ई एक्सियल हमारा आ जाएगा 2kp कोस थीटा डिवाइड बाई r³। अब इसकी वजह से तो ये आ गया। अब इसकी वजह से ये जो पॉइंट है इस डाइपोल को देखते हुए ये पॉइंट इसके इक्विटोरियल लाइन पे है। अब इक्विटोरियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू क्या होता है, kp/r³। लेकिन इसका जो p है वो p नहीं है, वो कितना है, p साइन थीटा है। अब डायरेक्शन क्या होगी इसकी वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की, पैरेलल एंड अपोजिट। तो इसका डायरेक्शन ये है तो उसका डायरेक्शन क्या होगा, ये होगा।
तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन क्या होगा, ये होगा। इसे क्या कहेंगे हम, ई इक्वेटोरियल, जिसका वैल्यू कितना होगा, के पी साइन थीटा बाई आर क्यूब। तो इन दोनों वेक्टर्स की वजह से ये हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आए। क्या इन दोनों के बीच का एंगल मुझे पता है? बिल्कुल पता है। ये हमने रिजोल्यूशन किया था इस वेक्टर का, इस वेक्टर का रिजोल्यूशन किया था। तो रिजोल्यूशन कंपोनेंट्स के बीच में हमेशा एंगल कितना होता है, 90 डिग्री। एक्स और वाई पे करते हैं, तो यही तो है रिजोल्यूशन कंपोनेंट। एक इधर एक इसके पैरेलल हमने ऐसे लिया है, तो इनके बीच का एंगल भी कितना है, 90 डिग्री। इस बार इसके एंगल की वैल्यू हमें पता है। अब इन्हीं दोनों के बीच में कहीं ना कहीं ई टोटल होगा, ठीक है। अब उसी टोटल की वैल्यू पता करनी है, जबकि दो वेक्टर्स के बीच का एंगल हमें पता है 90 डिग्री है। अगर दो वेक्टर के बीच का एंगल हमें पता हो तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, आर का फॉर्मूला, ठीक है। आर का फॉर्मूला क्या है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। तो यहाँ पे जो हमारा ई टोटल होगा ये कितना होगा, ये होगा हमारा अंडर रूट ई एक्सियल का स्क्वायर प्लस ई इक्वेटोरियल का स्क्वायर प्लस 2e एक्सियल ई इक्वेटोरियल और कोस 90 डिग्री। कोस 90 की वैल्यू 0, तो ये कंप्लीट वैल्यू क्या हुई, 0। तो अब कितना बचा, तो ई टोटल ये हमारा बचा अंडर रूट ई एक्सियल का स्क्वायर प्लस ई इक्वेटोरियल का स्क्वायर। अब इनकी वैल्यूज पुट करो यहाँ पे, तो इनकी वैल्यूज क्या है, अंडर रूट ई एक्सियल की वैल्यू क्या है, 2kp कोस थीटा डिवाइड बाई आर क्यूब का स्क्वायर प्लस इसकी वैल्यू kp साइन थीटा बाई आर क्यूब का स्क्वायर। अब इसमें कॉमन क्या है, kp बाई आर क्यूब, kp बाई आर क्यूब। एक्चुअली में kp बाई आर क्यूब का स्क्वायर, kp बाई आर क्यूब का स्क्वायर। अगर मैं इसको बाहर निकाल कर रूट से बाहर करूं तो स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएगा, तो बाहर क्या बचेगा, स्क्वायर रूट के बाहर, स्क्वायर रूट के बाहर बचेगा kp बाई आर क्यूब। अब रूट के अंदर क्या बचा, अब ये तो निकल गया। अब 2 कोस थीटा का स्क्वायर करोगे तो यहाँ बचेगा 4 कोस स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ क्या बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा। और हमें पता है कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1। लेकिन हमारे पास यहाँ साइन स्क्वायर थीटा है, लेकिन यहाँ कितनी है, 4 कोस स्क्वायर थीटा है। तो इसमें से एक कोस स्क्वायर थीटा अलग कर लो, तो कितने बचेंगे, तो ये होंगे ई टोटल इज इक्वल टू अंडर रूट, अब यहाँ कितने बचेंगे, 3 कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, इसमें से ऐड एक कोस स्क्वायर थीटा अलग निकाल लिया आइडेंटिटी लगाने के लिए, प्लस क्या बचा, साइन स्क्वायर थीटा। अब कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना हुआ, 1। तो वैल्यू कितना आया, अंडर रूट 3 कोस स्क्वायर थीटा प्लस 1। और ये रह गया हमारा, मिस्टेक हो गया है ना, क्या रह गया यहाँ पे, के पी बाई आर क्यूब। और अब करेंगे ये बचा 3 कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब इसकी वैल्यू 1 है, तो यहाँ आ गया हमारा के पी बाई आर क्यूब अंडर रूट 3 कोस स्क्वायर थीटा प्लस 1 एंड दैट इज द आंसर। ये आंसर है, यानी कि ये जो हमारा आंसर है ये जनरल पॉइंट के लिए आया, किसी भी थीटा की वैल्यू के लिए। आप इक्वेटोरियल पे निकाल लोगे तो भी आंसर आएगा इक्वेटोरियल का, एक्सियल पे निकाल लोगे तो एक्सियल का। अब चलो चेक करते हैं, अब ई एक्सियल पर क्या होता है, एट एक्सियल लाइन। अब एक्सियल लाइन पर क्या होता है कि थीटा की वैल्यू कितनी होती है बेटे, 0 डिग्री। ठीक है, चलो नेक्स्ट पेज पे कर। हमारा आंसर क्या आया था, ई टोटल इज इक्वल टू के पी बाई आर क्यूब अंडर रूट 3 कोस स्क्वायर थीटा प्लस 1। अब एक्सियल लाइन पे देखते हैं क्या होगा, तो एट एक्सियल लाइन, तो एक्सियल लाइन पर थीटा की वैल्यू क्या होगी, 0 डिग्री। अब 0 डिग्री इसमें पुट करो तो ई एक्सियल का जो फॉर्मूला था वही आ जाना चाहिए हमारा, ठीक है।
तो पुट करेंगे के पी बाई आर क्यूब अंडर रूट 3 कोस जीरो का स्क्वायर प्लस 1। अब बताओ कोस जीरो की वैल्यू क्या होती है? कोस जीरो की वैल्यू 1, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 मल्टीप्लाई बाई 3 3 प्लस 1 4। तो ई एक्सियल हमारा आया के पी बाई आर क्यूब और यह अंडर रूट 4। 4 का रूट कितना आ गया 2। तो आंसर कितना आएगा 2 के पी बाई आर क्यूब। क्या यही आंसर था वहां पे? यही था। एक्सियल में काम कर रहा है। फिर इक्विटोरियल पे, तो एट इक्विटोरियल लाइन पे थीटा की वैल्यू कितनी होती है 90 डिग्री। अब 90 डिग्री यहाँ थीटा की जगह पुट करो तो ई इक्विटोरियल का जो फॉर्मूला है वो आना चाहिए। तो यहाँ कितना आ गया के पी बाई आर क्यूब अंडर रूट 3 कोस 90 डिग्री का स्क्वायर प्लस 1। कोस 90 की वैल्यू अर्पित 0, तो 3 ये कोस 90 कितना हो गया हमारा 0, 0 प्लस 1 1, 1 का रूट करेंगे तो 1। तो आंसर कितना आया के पी बाई आर क्यूब। और यही हमारा क्या था इक्विटोरियल का वैल्यू था। तो जनरल पॉइंट का जो वैल्यू फॉर्मूला है ये हर जगह काम करेगा, ये फॉर्मूला है इसका।